कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं, नोट करो। That is, name 3 states having black soil and crop which is mainly grown in it. Name 3 states. सुनील आंसर बताओ। Having black soil. सर महाराष्ट्र, हाँ, मध्य प्रदेश और गुजरात। and the crop growing in it. कॉटन। नंबर से Now, the black soil is found मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। गुजरात में भी पाई जाती है। सर आपका कॉल आ रहा है। कट गया Black soil is found in कोई नाम से नीचे नंबर से था नहीं सर। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, और कॉटन उगता है छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। The main crops are cotton, tobacco and sugarcane. Main तंबाकू crops are cotton, tobacco and sugar. क्वेश्चन नंबर 2, ये 14 में आया वो क्वेश्चन है, ये जो ऊपर कराया है। What are the types of soil, अंकुर, found in river deltas of eastern coast? एलुवियल सॉइल That is, give 3 main features of this type of soil. सर इट इज क्ले What is the type of soil? सर इट इज वेरी फर्टाइल इट हैज क्ले That मॉइस्चर is found in river delta of eastern coast. Write its features. तो ईस्टर्न कोस्ट पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है। सर इसका एक्स फैक्टर लिखने हैं क्या क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे? नहीं एक्स फैक्टर लिखने हैं एलुवियल सॉइल जैसे कि वो खादर और भांगर होता है नहीं, वो तो पूछा नहीं गया। That is, it is found in river deltas. Is found in river delta of eastern coast. और इसी में जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के पास पाया जाता है, उसमें सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए उसको सुंदर बन गया। सुंदर बन गया तो वहाँ पाए जाने वृक्ष का नाम है सुंदरी, तभी सुंदर बन गया। नाउ इट्स फीचर्स आर, इट इज वेरी फर्टाइल, मॉइस्चर कंटेंट क्ले इन इट हाँ, इट होल्ड्स वाटर, ठीक है, पोटास, फास्फोरस एंड लाइम होता है। इट कंटेन्स पोटाश, phosphorus, KPCA. Now third is, it is alkaline सैंड सिल्ट in drier areas, more alkaline. और बोलो, सैंड सिल्ट सैंड के मिलता है। क्ले से drier areas. It holds water for longer time. For longer time. और क्या बताया आपने? सैंड Sand सिल्ट silt क्ले clay. प्रेजेंट होता है इसमें Sand. सिल्ट एंड क्ले It contains sand, silt and clay. It is very fertile. इसमें सब कुछ उग जाता है। It has dense forest which oftenly ये decrease the effect of cyclone and the coastal areas are less affected. अगर ये वन ना होते, डेल्टाई वन, तो इनमें मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? इट्स, ठीक है, मैंग्रोव forests are found
in it which are very dense. और क्या होता है? Dense and which ये क्या करते हैं? Checks the effect of cyclone intensity. क्योंकि उधर पर साइक्लोन बहुत आया करते हैं अंडमान निकोबार के पास. चेक्स यानी डिक्रीज. सर इसमें जो जो क्रॉप्स ग्रो होती है उसको भी लिख सकते हैं. लिख सकते हो. द इफेक्ट ऑफ ये साइक्लोन इंटेंसिटी. कौन कौन सी क्रॉप ग्रो होती है? सीरियल क्रॉप, अदर देन सीरियल क्रॉप, पैडी, वीट, हाँ, शुगर केन. ठीक है. द मेन क्रॉप्स ग्रोइंग इन इट, क्योंकि बहुत फर्टाइल है. क्रॉप्स ग्रोइंग आर सीरियल, कोई भी अनाज. वीट, वीट उसी में आ जाएगा. पैडी धान एंड शुगर केन. देखो, दैट इज व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन. ये भी 15 में आया हुआ क्वेश्चन है. टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज. हिली एरिया में अगर आपको सॉइल इरोजन करना है, मृदा अपरदन. In hilly areas, what steps can be taken? क्योंकि लैंडस्लाइड होती रहती है, वो बिल्कुल नए पहाड़ हैं, तो वहाँ की मिट्टी बिल्कुल लूज है. कैन बी टेकन, जबकि ये डेक्कन प्लेट्यू बहुत पुराना है, यहाँ कुछ भी इरोजन नहीं होता, सब कुछ हिमालय में ही होता है. तो टेकन टू स्टॉप सॉइल इरोजन. तो आप क्या करेंगे? उसके लिए सीढ़ी नुमा खेत बनाएंगे. दैट इज ए फॉरेस्टेशन. पहला है प्लांटिंग ट्रीज. प्लांटिंग trees as its roots hold ground, hold soil, as its roots holds soil. और सर उसको स्टेप फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग. स्टेप फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग भी करते हैं. बोलो. अलग अलग दोनों अलग अलग होते हैं. बिल्कुल सही है. दैट इज, अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ. दोनों में क्या डिफरेंस है? चुप रहे. कंटूर बना के भी किया जा सकता है. दोनों का पहले डायग्राम देखो, फिर तुम्हें बताएंगे. देखो, इसमें मन्नार में कैसी फार्मिंग की गई है? क्या कंटूर फार्मिंग? चेक करो केरल के मन्नार में. तो टेरेस फार्मिंग, सबसे पहले आप टेरेस फार्मिंग देखो. ओके, इसका आगे देखो. तो टेरेस फार्मिंग क्या होती है? इसमें एक फ्लैट स्टेप लाइक स्ट्रक्चर है. जैसे घर के बाहर टेरेस होता है, तो स्टेप लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है. और ठीक है, प्लेटफॉर्म्स इनटू स्टीप इनसाइड. इज टेरेस फार्मिंग आल्सो कॉल्ड स्टेप फार्मिंग? Terrace farming, also known as step farming, is an old farming. अब जरा ये स्टेप फार्मिंग देखो. क्या तुम्हें इसमें दिख रहा है स्टेप फार्मिंग? This technique, ठीक है, used by दैट civilizations इज स्टेप फार्मिंग हो गया. अब कंटूर फार्मिंग है. ये सभी स्टेप फार्मिंग है. ये मन्नार में है. ये चाय के बागान है केरल में. यानी कि सर दोनों एक चीज ही होते हैं. हाँ? यानी कि टेरेस और स्टेप दोनों एक ही हैं. स्टेप फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग, जैसे घर में टेरेस होती है वैसे ही स्टेप है. तो बोथ आर सेम. कंटूर फार्मिंग, अब देखो, जो कंटूर फार्मिंग होती है ये किस तरीके की होती है? Plowing, planting and cultivating are performed across a slope, that is natural elevation lines. तो इसमें rather than up and down, कंटूर पे हम फार्मिंग करेंगे. नेचुरल एलिवेशन लाइन, जरा ध्यान दें कि ये दिखने में कैसे लग रही है.
कि अगर पानी जहां जहां बह रहा है उसके अगेंस्ट में हम इस फार्मिंग करें तो उसको कहते हैं। अब देखो इधर रख दो, सही है। ज़्यादा हो अब देखो कंटूर का क्या मतलब है, कंटूर लाइंस क्या होती हैं आप उधर देख रहे हैं कि मान लीजिए अब सबसे अच्छा कंटूर आपको दिखाएं कि सब एक ही तरीके के कंटूर हैं। चलो मेरा कहने का मतलब है माउंटेन्स हैं और माउंटेन्स में अगर तुम सोचो यहाँ ऐसे ऐसे पौधे लगा दें और फिर ऐसे ऐसे पौधे लगा दें तो पानी बहेगा बीच में यहाँ पर रिफ्ट बन जाएगी। वैसा नहीं करना है, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो उसको कंटूर फार्मिंग कहते हैं। कंटूर फार्मिंग अगर आपने की तो यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे पौधे लगाओ फिर ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ, दैट इज इट इज डन एट परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ वाटर। लेकिन अगर तुम कंटूर के आगे फिर सोचो नहीं मुझे तो और अच्छा करना है फिर स्टेप फार्मिंग भी करना। समझ में आ गई बात की नहीं? तो कंटूर इज नथिंग, इट इज द फार्मिंग विच इज परपेंडिकुलर। वही चीज लिखी है, कंटूर में कुछ किया नहीं जाता। ये देखो प्लोइंग प्लांटिंग एंड कल्टीवेटिंग अक्रॉस ए नेचुरल स्लोप एलिवेशन। बोलो बात समझ आ गई? वैसे नहीं करना है कि ऐसे पेड़ लगा दें, तब तो फिर बीच में जो मिट्टी बहाई देगी। कंटूर बना, मेड़ जानते हो खेतों में मेड़ होती जो पानी रोक लेती है, वही चीज। अगला देखो, सो दैट इज टेरेस फार्मिंग एंड कंटूर फार्मिंग इज डन। सर जो वो स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है तो वो हिली एरियाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें स्ट्रिप क्रॉपिंग स्ट्रिप वो ग्रासेस को बनाया जाता है बीच बीच में ताकि वो Trees फोर्स ऑफ विंड को रोक सके। स्ट्रिप क्रॉपिंग है, स्ट्रिप कपिंग अलग होता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग इन हिली एरियाज। Strip cropping in hilly areas uses alternating strips of erosion-resistant crops like hay or grass with row Grass crops बना such दिया। as maize or soy ठीक है। planted across slopes. This method acts as a barrier, Across reducing the runoff slope, and preventing soil erosion, and is often typically more effective than just concrete. along कंटूर लाइन है वही चीज। इसमें वीड्स उगा देते हैं बीच बीच में। अच्छा वीड्स है जैसे गाजर गोखरू ग्रास, ये सब क्या होती है बहुत डीपर जाती है और जो तुम्हारी क्रॉप्स हैं उनकी जड़ें छोटी होती हैं, वो जमीन को नहीं पकड़ सकती। लेकिन अगर गाजर गोखरू ग्रास है तो तुम कुछ भी नहीं दोगे तब भी वो मिट्टी से खींच लेगी। वीड्स इसीलिए जल्दी उगते हैं, तो इसलिए बोला गया है कि हम उसमें क्या करें, दैट इज स्ट्रिप फार्मिंग इन दिस वीड्स। या ऐसी ग्रास उगाई जाएगी, कौन सी? हे ग्रास, भूसा ग्रास जो बहुत अंदर तक चली जाए। तो वो भूसा भी तुम डाल दोगे उसको कुछ भी नहीं चाहिए, ऊपर से सूखा दिखेगा लेकिन वो सब कुछ रोक लेगा। तो आप स्ट्रिप फार्मिंग कर लेंगे तो वो भी इसमें आप डाल सकते हो। That is terrace, हाँ? शेल्टर बेल्ट्स, कौन सा? शेल्टर बेल्ट्स शेल्टर बेल्ट्स लगा सकते हो, अगर बड़े बड़े ट्री लगा दो हिली तो एरियाज में हो सकता है। शेल्टर बेल्ट्स तो मुझे नहीं लगता हिली एरिया में किया जाता है, क्योंकि ठीक है उखड़ेगा एक पेड़ तो फिर सारा नीचे वो आ जाएगा। तो इसलिए दैट इज जहाँ बहुत तेज हवा चलती हो, विंड ब्लो, वहाँ शेल्टर बेल्ट ठीक है। तो टेरेस फार्मिंग एंड कंटूर फार्मिंग, ये सब करके हम सॉइल इरोजन। तीसरा रेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, इसमें हम हिली एरिया में रेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, ऑफ एनिमल्स, माइनिंग भी तो होती है। रेस्ट्रिक्टिंग माइनिंग वहाँ नहीं करनी है, कंटूर फार्मिंग। और यहाँ पर दैट इज स्ट्रिप फार्मिंग या स्ट्रिप प्लांटेशन अक्रॉस कंटूर लाइन, इसमें करना है, ठीक है। स्ट्रिप फार्मिंग, किसकी स्ट्रिप फार्मिंग करनी है? हे या ग्रास की, अलोंग कंटूर लाइन। इन लाइन्स को क्या कहते हैं? कंटूर लाइन या अक्रॉस द स्लोप। ये स्लोप है तो स्लोप के अक्रॉस परपेंडिकुलर, ये हुआ स्लोप, ये हुई कंटूर लाइन।
तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो इस तरीके से हे ग्रास, तो हमें अलोंग कंटूर लाइन करनी। और चौथी चीज जैसे इन्होंने कहा कि माइनिंग नहीं करनी है। इफ देयर आर द गुली फॉर्मेशन होता है उसको प्लग कर दो। अब मिट्टी कहाँ से लाओगे ये तुम देखो, बीच में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, गोली बन गया तो वो सारा मिट्टी उसी में से होकर बह जाएगा सारा। ठीक है, गहरे गड्ढे देखें कि नहीं, गुली फॉर्मेशन फिगर बना है तुम्हारी बुक में, तो दैट इज प्लगिंग। प्लगिंग का मतलब क्या होता है, या फिलिंग द गुलीज फॉर्म। गुलीज तो मैदानी क्षेत्रों पर भी बन जाते हैं, प्लेनर एरियाज में, और ये किसी भी खेत को नष्ट कर सकते हैं। ये सब हमें करना चाहिए। इसके अलावा व्हाट आर द बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल्स। व्हाट आर बायोटिक अबायोटिक रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल। इसका बताओ। सर बायोटिक में फ्लोरा एंड फौना, और एबायोटिक में टेबल चेयर। बोलो। सर नॉन लिविंग थिंग्स, टेबल जैसे चेयर। मिनरल्स, ओर्स, पेट्रोलियम, रिसोर्सेज की बात की जा रही ना, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर का नाम है, तो दैट इज बायोटिक रिसोर्सेज। क्या है? जो भी मवेशी हैं, दैट इज कैटल्स एंड प्लांट्स, ये सभी चीजें हो जाएंगी, फ्लोरा एंड फौना हो ही जाएगा। इससे हमको फ्लैश मिलता है, डेयरी मिलती है, और बहुत सारा टिम्बर मिलता है जो फ्लोरा है उससे, और क्रॉप से तो ग्रेन्स मिलता ही है फूड सोर्स के लिए। और एबायोटिक रिसोर्सेज, मिनरल्स, पेट्रोलियम, कोल, कोल भी इसी में आ जाएगा, ये सारी चीजें। अब देखिए नेक्स्ट इज जो आए हुए क्वेश्चन है वही करा रहा हूँ। तो सर अभी जो रिसेंटली करंट 23 से मैं आए हैं वो वाले क्वेश्चन है क्या? ये बुक कब की है? 18 के हैं, 20 तक की है ये बुक। 20 से लेके 25 20 से 25 तक के तुम्हारे पास है तो दे दो, अगर है, नहीं तो मैं ये करा दे रहा हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर है 25 तक। इसमें ज्योग्राफी बीच में अलग से चाहिए, ज्योग्राफी ना। नहीं ये सब सैंपल पेपर में से। चलो नाउ अब देखो कुछ चीजें हम लोग देखें। पर सर इसमें हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं मोस्ट प्रोबेबल। 111 वाले ना। हाँ। तो ये सब बुक कहाँ से लाती हो? सर पीडब्ल्यू से लेके आते हैं। वैसे मिल जाती सर है? आपको लोगों धोखा दे रही है। उस वाले क्यों है फिर? वो सब कंपनी है। अभी आगे बताएंगे। अगर नंबर ना। अच्छे आ गए तो जैसा अच्छा मेंशन कुछ चीजें देखो। Who among the following remark when France sneezes the rest of Europe catches cold? ग्रीक में मैथमेटिक्स। ठीक है। How did the Treaty of Constantinople recognize the Greece as independent nation? ग्रीक और इंडिपेंडेंट। बोलो। ग्रीक और इंडिपेंडेंट। तो how did the Treaty of recognize the Greek as, तो बताओ ये 2 नंबर का है, ऐसे कैसे? बोलो। बैटल ऑफ Treaty of सिविलाइजेशन था, फिर उसके लिए लड़ाई हुई, कॉन्स्टेंटिनोपल से फिर उसको देश बना दिया ग्रीस को। वो किसके अंडर में था और किसने इसमें लड़ाई की? ऑटोमन किसने? एम्पायर था। और उसमें कौन एक ऐसा इंग्लिश राइटर था? लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन था। तो इस तरीके से ग्रीस का इंडिपेंडेंट नेशन बना। ठीक है। इसके पीछे कौन सा इंस्पिरेशन रहा? दैट इज
Okay, now describe the great economic hardship that prevailed in Europe during 1830 में कौन सी economic hardship आई? हंगर हardship आ गई। बोलो ये हंगर hardship आ गई तो क्यों आई, कैसे आई? जरूरत हो गई थी। हाँ? Population increase हो गई। इसको दिखाते हैं, चलो ये नोट करो, इसमें इतना सो इन सब के आंसर्स लिखें कि नेट से देखें? सर नेट से देखना पड़ेगा, इसके आंसर चलो। नहीं है। क्या क्वेश्चन दिया गया है कि वो, ठीक है, दैट इज डिस्क्राइब द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, डिस्क्राइब द, सर ये फ्रांस वाला है ना, फ्रांस में जो हार्डशिप हुआ था। ऐसा नहीं है, फ्रांस का नहीं है, दैट प्रिवेल्ड इन यूरोप ड्यूरिंग 1830। सर 1830 में हमें तो फिर that was mine. the great economic hardship that prevailed, note करो, in Europe in 1930। तो 1930 में क्या चीज हुआ ऐसा? मुझे लगता है ये प्लेग का होगा। Sir, due to What is great economic hardship that prevailed in Europe during 1830? चलो, now Europe faced significant economic hardship in the अब जरा देखिए, यूरोप was a period of economic distress at that time। उस समय वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा था, फूड शॉर्टेज हो गई थी पुअर हार्वेस्ट की वजह से, और अर्बन में ओवर क्राउडिंग हो गई थी। तो एट दैट टाइम क्या हुआ? पहली चीज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। ड्यू टू कोलोनियलिज्म देयर वाज अ ग्रेट इनफ्लो ऑफ मनी इन यूरोप। तो उसकी वजह से क्या हुआ? देयर वाज, उस समय बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ने लगी क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था। तो लोगों ने प्रमोट किया कि पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन खूब हुआ क्योंकि पैसा खूब आ रहा था यूरोप में। लेकिन वो पैसा कुछ ही लोगों तक सीमित रह गया। क्या सब तक पहुंचा? नहीं पहुंचा। ग्रेट अर्बनाइजेशन हुआ। तो सारे फैक्टर लिखो, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दैट इज population exponentially rose, ठीक है, इन यूरोप। क्यों? क्योंकि उस समय यूरोप में क्या हो रहा था? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। जेम्स वाट ने 2000 आविष्कार कर डाले थे, इन्वेंशन, और उसकी वजह से अचानक बहुत तेजी आ रही थी और वो आविष्कार पूरे यूरोप में सब जगह पहुंच गए थे, बहुत तेजी से बेचा गया, ठीक है। रोज इन यूरोप, उसी में स्पिनिंग जेनी था, उसी में दैट इज वो नॉन फ्लेमेबल, नहीं जलने वाला ऐसा लैंप था जिससे आग न लगे। तो वो भी बहुत सारी, और इंजन का तो कर ही लिया था। इसकी वजह से क्या हुआ? नाउ पॉपुलेशन उस समय industrial employment was increasing, but the population increased far more than the number of increase in employment। यानी increase in employment तो था, लेकिन population उससे ज़्यादा बढ़ गई। तो the employment was increasing, but increase in population was far beyond that। Increase in population, इसी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, was far more than that। बात नहीं करो, नोट करो। दूसरी चीज है एग्रीकल्चरल फेल्योर एंड हाई प्राइजेस। एंड हाई, इतनी ज्यादा उस समय एग्रीकल्चरल फेल्योर हो गया था कि चाइना से पूरा जहाज मंगाया गया, लेकिन चाइना के जहाज में चूहे थे और चूहों में फ्लेग था। तो
तो उसकी वजह से पूरा उनका स्टाफ ही मर गया, यहाँ तक कि कैप्टन जहाज को वहाँ तक पहुँचा के यूरोप में वो भी मर गए। अंततः कैप्टन भी मर गया, उस अनाज को खाया तो यूरोप की आधी जनसंख्या मर गई। ऐसा सर इसमें से स्पेसिफिक आयरिश पोटैटो फैमिन जो था देखो इसमें जो है मैं यूरोप का ही बता रहा हूँ, तुम्हारी बुक में से पोटैटो का ही था। सर मतलब उसमें वो भी दिया ही होगा बट उसमें अब अगर होगा तो उसमें था उसके बारे में आइरिश पोटैटो का क्या है? सर कि उसमें एक पोटैटो फैमिन हो गया था जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे 1845 से समथिंग तक। वो स्पेन में ना, नहीं आयरलैंड में। हाँ? आयरलैंड आयरलैंड में, बट ये यूरोप की बात कही गई तो है। वो भी तो उसमें सिर्फ आयरलैंड एक छोटी जगह होगी ना, इसमें वाइट इसमें। अभी मैं आपको दिखा यूरोप देता में हूँ, ये देखो देखो आयरलैंड की बात नहीं है, ये ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप की बात करो। हाउ मैनी पीपल डाइड इन 1830 ड्यूरिंग ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप? यूरोप भी मेंशन कर रखा है सर, लेकिन इसमें हाँ समटाइम न्यू क्रॉप्स लाइक पोटैटोस ठीक है, पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट। अब ये देखो 1830-31 पे मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू स्टारवेशन, ये अलग अलग है। सर ये अलग 1830 था या 1930 है अलग है नहीं 1830 का है। मतलब बट क्वेश्चन में तो 1930 है। ये नहीं कहाँ दिया? अरे लेकिन क्वेश्चन तो 1930 का पूछना है। 1830 वाले क्वेश्चन पूछ रही है। नहीं मतलब क्वेश्चन तो 1930 आपने हम उसे हाँ, अच्छा ठीक है। तो आपने सर्च भी तो सर गूगल पे 1930 1830 किया। सर 1930 किया है, देख लीजिए। देखो नहीं कर रहा है कोई पे 1930 तो वो अभी की बात है, इसके बारे में तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। ठीक है, हमारी हिस्ट्री 1930 को कैरी ही नहीं करती है जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। 1830 में क्या क्या हुआ बताओ? सर यहाँ पर तो वही लिखा हुआ है कि कहते हैं बताओ, खुद से करा दे। सर यहाँ पर आज लिखा हुआ है समटाइम न्यू क्रॉप्स लाइक पोटैटोस वुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, प्रोडक्शन ऑफ नंबर। यही वाला कहाँ है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हैज हिस्टोरिकल लेकिन आंसर मतलब ऑलमोस्ट सेम है। ये 4 कम है 9 के लाने क्वेश्चन है कि sometimes Reasons for great economic hardship in Europe in 1830। नोट कर लो, 2-3 पॉइंट दिखा दे रहे हैं, ये लिख दिया। समझ में आया? मैसिव पॉपुलेशन, यही नोट कर लो। मैसिव पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चरल फेल्योर। उस समय क्या हो गया? ठीक है, ये सब सही हो गया। चलो, एग्रीकल्चरल फेल्योर हो गया ड्यू टू फेमाइन। ड्यू टू फेमाइन देयर वाज, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड राइसेस, हाइक इन फूड प्राइसेस and the food became out of reach from common people। जो food होगा, food and essential goods became out of reach to common people। उस समय लोग स्लिंग पे भी सोते थे, 5 शर्लिंग देते थे सोने का, रस्सी पकड़ रखते थे। इतनी बुरी हालत हो गई। तीसरी चीज, दैट इज द अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन का क्या मतलब होता है? अर्बनाइजेशन, मोस्ट ऑफ विलेजर्स वो किधर की ओर भागे? द विलेजर्स, ठीक है, माइग्रेटेड टू अर्बन एरिया। क्यों भागे? फॉर वर्किंग इन इंडस्ट्री, फॉर गेटिंग जॉब इन इंडस्ट्री। उन्होंने जंकर से मिले, जंकर या जॉबर्स क्या करता था? उनको जॉब देता था। तो गेटिंग जॉब, इसकी वजह से क्या हुआ? इन इंडस्ट्रीज। हाउएवर most of them could not succeed in it। on the village side the working strength became lesser। वो इधर आ गए तो वहाँ काम कौन करेगा? so
most of them could not, वो लोग क्या करते थे, सड़क के किनारे बैठे रहते थे और जिस दिन पेमेंट मिलती थी 30 तारीख को उनको लूट लेते, लुटेरे बन गए। could not get job on village side, working in field, working force in field became lesser. Working force for cultivation became lesser. अगला देखो, एक और होगा ना, चौथी चीज है कि द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी वो क्या हो गई थी, नाउ स्मॉल स्केल, देयर वाज ए कंपटीशन बिटवीन द आर्टिफैक्ट्स या आर्टिजन्स एंड द मशीन मेड आइटम्स। तो सब काम जो है मशीन करने लगी थी और 100 आदमियों का काम एक मशीन करती थी, तो वो 100 आदमी में 99 आदमी क्या हो गए, वर्कलेस हो गए। तो चौथी चीज क्या थी, कंपटीशन बिटवीन हैंडमेड कॉटेज इंडस्ट्री और दूसरे की चीज हैंडमेड कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड बिग फैक्ट्रीज। तो as now handmade items were replaced by machine made items, so most of the persons became jobless as machine can produce far more articles than the handmade items and very rapidly. उसका काम करने का तरीका ही बदल गया, जहाँ हर घर में काम था वो एक ही करने लगी। स्पिनिंग जेनी बन गई, 1000 सूत खुद काटती थी, थ्रेड्स फाइबर बना लेती। अकेला एक आदमी बनाएगा, वहाँ 1001 मशीन बनाएगा, हर घर घर निकल। तो इस तरीके से दैट इज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शंस was undertaken by, किसने अंडरटेक कर लिया, undertaken by machines and artisans। जो आर्टिजन्स थे और कौन, आर्टिजन के अलावा हाथ से जो कसीदाकारी करते थे, एंड वीवर्स, जुलाहे, became jobless। This led to hunger। उनका परिवार भूखे मरेगा, पैसे बढ़ गए, उनके पास काम ही नहीं है। This led to hunger, to poverty। आगे देखो, इसके अलावा एक और चीज लिख लो, कहाँ तुम्हारी कॉपी, ये वाला भी लिखवा दे, वो आंसर, हाँ वही वाला आंसर लिखवा दे जो बचा हुआ है, तो वो भी कवर हो जाएगा। ये ऐसा कोई फैक्टर है तो वो भी रिमूव हो जाएगा। सेकंड फैक्टर, ठीक है, दैट इज, नहीं तो मतलब तू 2 पॉइंट लिख दे, कुछ अभी 2 मार्क्स, दैट इज मोनोकल्चर। इसमें भी वही है, देखो इनकी बुक में लिखा है मोनोकल्चर। मोस्ट ऑफ द countries, European countries were depending on monoculture। Monoculture का मतलब है whatever commodity or food items were at high prices, selling and they only sow that crop। अब इसी तरीके से आयरलैंड में सबने देखा पोटैटो तो बहुत महंगा बिक रहा है, पोटैटो ही उगाओ, एक वायरस लगाने की पूरे आयरलैंड का सारा पोटैटो खत्म हो गया। अगर वो कई तरह की चीजें उगाते तो उनके पास सब्स्टिट्यूट होता, तो उन्होंने पॉलीकल्चर की जगह मोनोकल्चर अपनाया। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? द यूरोपियन पीपल वर इन हैबिट of sowing that crop which is having high price in selling at high price in market। तो वो cheap था इससे।
चीप हाँ? चीप जब उस समय बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत पॉवर्टी और हंगर हो गई थी, इसलिए लोग पोटैटो उगा रहे थे ताकि सस्ता था और आराम से grow उगाने होता था, में क्या expensive- सस्ता और क्या? तो इसमें एक्सपेंसिव नहीं लगता था, ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ी थी इनपुट इसलिए क्या हमारे रास्ते में On that, the destruction of potato crop was destroyed. चीप कुछ नहीं होता, उगाने में कुछ चीपनेस नहीं होता। मतलब इसमें कम इनपुट्स लगते थे। मोनोकल्चर का मतलब है कि अब जैसे देखो आप ऐसा लिख लो, इसलिए तो पूरा वो पुअर लोग उसको खाते हैं। तब आलू नहीं देगा पेट could make the difference between it was the introduction of humble potato that Europe began to eat well, eat better and live longer. ठीक है? Now, potato at that time was, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, was a better substitute of food item. ठीक है? Was a better substitute of food. नोट करो इधर उधर क्या देख रहे हो? फूड आइटम्स. सो यूरोपियंस है और इसमें लिख दिया प्रेफरेबली आयर्न एंड पुअर पीजेंट्स. बाहर जाने का यहाँ आ जा गर्म पानी पीने से गर्म पानी पी लो. नहीं प्रेफरेबली द सर का पानी बहुत ठीक है, प्रेफरेबली आयर्न एंड पुअर पीपल. ये क्या किया? सोन पोटैटो. सर वॉज के बाद में क्या लिखा था स्ट्रेंथ पोटैटो was a better substitute क्योंकि ये चीपर था और जल्दी उग जाता था. बट उसमें पोटैटो मोजाइक वायरस लग गया जिसकी वजह से क्या हुआ? बट पोटैटो क्रॉप सर ये मोनोकल्चर बताओ एक ही फसल उगाना मोनोकल्चर है और कई फसलें उगाना पॉलीकल्चर. तो बट ड्यू टू some disease in crop, ठीक है, potato crop was failed and many of them were died. And इसके बाद many of them died. अगला देखो, that is सर वो आंसर क्वेश्चन पीछे हो गया सर ये क्या लिखा है? सर वो सैम्पल पेपर कैसे सर बुक उसका iron and poor people sown potatoes. सर प्रीफरेबली के बात है. Preferably iron and poor. नोट करो, हंस क्यों रही हो? या अलग बैठो. सर आई डेंट लिखो या आई ना लिखो? लिखने से क्या मतलब है? जब चीजें तुमको पता है तुम क्यों लिख रही हो? अब अगला देखो. नाउ सर आप निष्का के मुझसे करा रहे थे ना ये जो है बोला सर ये नहीं है वो सर वो ये किसकी? मेरी सर वो अब वो कहते हैं ज्योग्राफी सर चीज़ हो गई हमारी ज्योग्राफी से तो तुम लोग सब लोग तो अलग अलग बात कर रहे हो. हाँ कर रहे हैं सर अब इसमें हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन कहाँ ढूंढे हैं? सर इसमें चैप्टर वाइज है। हैं? सर सिविक्स ही करवाओगे सिविक्स चलो ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे. उस सिविक्स में पढ़ के सिविक्स Why is planning necessary? ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है. For judicious use of resources. रिसोर्स प्लानिंग Important question है. Why is planning necessary for use of resources? नोट नहीं कर रही हो तभी डिस्टर्ब होती है ना क्लास. Planning necessary for judicious use of resources.
चलो नोट करो, दैट इज why is planning necessary for judicious use of resources? बुक में डेप्थ है ना। बात नहीं करो, आता है आंसर तो बताओ। Using resources wisely. नाउ प्लानिंग इज एसेंशियल, इस क्यों करनी चाहिए हमको? दैट इज सस्टेनेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। हमें प्लानिंग क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पिछली जनरेशन ने हमको दिए, हमें आगे देना है, वो सस्टेन कर हो सकें। जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं वो सतत पोषणीय रहें, दे शुड सस्टेन फॉर फ्यूचर जनरेशन। हम ही ना खा पी जाए, हमको किसी ने दिया हम भी तो किसी को दें, हम आखिरी जनरेशन तो नहीं है ह्यूमन की। दैट इज सस्टेनेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि माइनिंग एंड क्वेरिंग, क्वेरिंग का क्या मतलब होता है? उत्खनन, ऊपर ऊपर से निकालना, जैसे मार्बल, और माइनिंग का मतलब जमीन के अंदर से खोद के निकालना। ऑफ द या एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी डन एट सच ए लेवल दैट इट शुड लास्ट रिमेन फॉर द फोर्थ कमिंग जनरेशन। समझ में आया कि नहीं? दैट इज एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं होना चाहिए ऑफ रिसोर्सेज, मस्ट बी अवॉइडेड। Resources should be used by current generation in such a manner, कैसे यूज करना चाहिए? In such a manner so that it lasts longer, it lasts longer फॉर फोर्थ कमिंग जनरेशन। आगामी पीढ़ियों के लिए ये सुरक्षित रहे, ठीक है? सो वी शुड अवॉइड ग्रीड फॉर रिसोर्सेस एंड अवर डेवलपमेंट। There are enough resources for everyone's need, but not anybody's need greed. एक की ग्रीड के लिए भी इनफ नहीं है, लेकिन सबकी नीड के लिए भी इनफ। एक भी लालची है तो इनफ नहीं। अगला देखो, दूसरी चीज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड वेस्ट रिडक्शन। आज पानी है तो थोड़ा पिया फिर फेंक दिया, ऐसे मत करो। जितने भी रिसोर्स तुम यूज कर रहे हो वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो और वेस्ट नहीं, कम से कम जनरेट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड वेस्ट रिडक्शन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि द रिसोर्सेज अवेलेबल वी शुड, हमें क्या करना चाहिए? आइडेंटिफाई ही नहीं करना चाहिए, और इसके अलावा रिसोर्सेस, रिसोर्स को आइडेंटिफाई करो कहाँ है, एंड ऑल्सो रिसोर्स को, ठीक है, एंड एलोकेट देम इफेक्टिवली। एलोकेट का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूट। ऐसा ना हो कि एक स्विमिंग पूल में नहा रहा है और एक गिलास पानी के लिए तरस रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, बिकॉज मदर इज, अर्थ इज द मदर ऑफ ऑल रिसोर्सेज एंड मदर केयर्स फॉर ऑल। बोलो, बात समझ में आ गई? इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये पैसे के हिसाब से नहीं होना चाहिए, परचेजिंग पावर के हिसाब से, ठीक है? अगर पानी है तो बराबर बराबर बांट कर पियो, ऐसा मतलब कहा गया। सो एलोकेट देम इफेक्टिवली। अर्थ इज मदर ऑफ
एक बोतल पानी मांगने क्या सामने से मतलब हाँ? जब प्यास लगी थी पूरा पी ये इसी तरह से अरे सर इसको लिखा दूंगा भर के और इसको लिखा दूंगा भर के कहाँ चलाओगे या अभी स्टिकी बगल से यहाँ हाँ? उनको देर से कर रहा पानी का वैसे वो इसीलिए ब्लू कपड़ा पहन के आए कि लोग ललचाएं मदर ऑफ ऑल रिसोर्सेज ये देखो मदर ऑफ ऑल रिसोर्सेज so it should be made available and equally distributed okay so it should be made available equally to all second point तुमको पता चल गया we should reduce the wastage of resources and prefer recycling of it we should reduce wastage of resources and adopt the culture of 3R. ठीक है रिड्यूस रीयूज रिसाइकल ऐसा करना चाहिए ठीक है एक और पॉइंट है वाइल हमें क्या करना चाहिए मैचिंग using resources we should also look after about environmental protection हमारा जो हिली एरिया है बहुत ज़्यादा बर्बाद हो ये कोई चीज़ सो तीसरी चीज़ क्या है दे दो पानी पी ले। हो गया वेस्ट करते हैं यूटिलाइज कैसे चलिए ओके एड्रेसिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वाइल माइनिंग अगर हमें माइनिंग करनी है कुछ भी करना है तो क्या करना चाहिए माइनिंग क्वायरिंग जमीन के ऊपर से एंड ड्रिलिंग ड्रिलिंग किसकी की जाती है जो क्रूड ऑयल इन सभी को करने के लिए ऐसा नहीं करो कि कहीं का ड्रिल कर रहे हो हजारों मछलियों को मार दिया ऑयल स्पिल कर दिया पूरे पानी के ऊपर तेल फैला हुआ ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए बीकानेर में यही हुआ है ड्रिल करने वाली अनाड़ी कंपनी को दे दिया सारा ज़मीन पे फैल गया फसलें बर्बाद हो गई सब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हुआ उससे निकाला जितना नहीं उससे ज़्यादा स्पिल कर तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए इट शुड बी रिसोर्सेज का मतलब है मिनरल्स ओर्स एंड क्रूड ऑयल कि जो भी करते हैं एंड कोल इन सब को करने के लिए ये सब जब हम करते हैं इट शुड नॉट डैमेज तो नियर जो उसके नियर बाई हैबिटेट है उसको डैमेज न पहुंचे एंड इकोसिस्टम तो वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा इसके अलावा इकोनॉमिक एफिशिएंसी और आज क्या रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल रिड्यूस आपको रिसोर्सेस को रिड्यूस करना है अगर चाहिए तो स्वेटर पहन लो एक्स्ट्रा लेकिन हम ज़्यादा लाइट करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ करें रीयूज बोतल बची है तो उसी में बार बार पानी भर के पियो ये नहीं कि नई बोतल ले आए रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल अगर इसी बोतल पसंद नहीं आई तो इसको रिसाइकल करके नई बोतल बना दो तो ये चीज है इकोनॉमिक एफिशिएंसी का क्या मतलब है दैट इज प्लान्स टू
ठीक है, यूज रिसोर्सेज। पहली बात, प्लान्स टू रिफाइन रिसोर्सेज एंड मेक इट फॉर यूजेबल शुड बी एट इकोनॉमिक कॉस्ट। बहुत ज़्यादा ये नहीं कह रहे हमको तो कोयला मिल गया इधर उधर तबाही मचा देंगे कोयला निकालेंगे। सो प्लान्स टू, ठीक है, मेक रिसोर्सेज यूजेबल। यूजेबल जितने ड्रोन्स बनाए ईरान ने सब लकड़ी से बनाए। सोचो, लकड़ी से थोड़ा सा पॉलीमर या प्लास्टिक डाला, उसका एक एक ड्रोन 1000 रुपए का है, और उसको जो काउंटर कर रहा है अमेरिकन, वो $1 बिलियन से कर रहा है। जबकि ईरान के ड्रोन बनाने की क्षमता भी 25,000 ड्रोन महीने की। तो आप समझिए कितने वास्ट लेवल पर 36 चीज़ों से हथियार बना रहा है, और उसी में इनके सारे हथियार खर्च हो जा रहे हैं। अभी तक तो उसने हाइपरसोनिक मिसाइल निकाली ही नहीं है। वो चाहता है कि अमेरिका के सारे हथियार जब खत्म हो जाए तब हाइपरसोनिक निकाल। वो तो खत्म ही नहीं होंगे। तो इस तरीके से बहुत चीपर कॉस्ट पे काम कर रहा है। और ठीक है, 110 फीट नीचे पर कर रहा है, जबकि बंकर बस्टर बम अमेरिका के 90 फीट तक ही जाता है। तो इसलिए बहुत चालाकी से सारा काम किया जा रहा सब लोग ऐसे क्यों बना रहे हैं? ऐसे ड्रोन पे तो सबको बनाना चाहिए। है। तो चीपर होना चाहिए, बट अमेरिका में हर चीज़ 300 रुपये किलो जहाँ आलू है, वहाँ वर्किंग कॉस्ट इतना महंगा है हर चीज़ को करने का। 1 घंटे के लिए वहाँ की जो नैनी होती है वो कितना ले लेती है, 2000 रुपये। यहाँ की एम्बेसडर जो थी वो मीरा गुप्ता, वो उसी में मारी गई। उसने एक महीना अपने बच्चे को पलवा लिया था नैनी से, इतने डॉलर का कर्ज आ गया कि उन्होंने उसको कैद में रख लिया, उसकी सैलरी से भी ज़्यादा, वो दे ही नहीं पाई। फिर यहाँ जब उन्होंने जेल में रख दिया तो यहाँ की एम्बेसी बंद कर दी, बोले हम हटा रहे हैं अपने सैनिक को। तो उन्होंने तुरंत मीरा गुप्ता को छोड़ा। वो लोग भारतीय राजनयिक को पकड़ लिया। अमेरिका इतना बोल्ड हो गया। तुम किसी के राजदूत तो रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, तो वो अपनी बच्ची को ले गई थी। वहाँ हर एक चीज़ की कॉस्ट बहुत ज़्यादा, प्लग ठीक कराने का 7000 रुपये। तो आदमी सब खुद ही जानता है, खुद ही प्लम्बिंग भी जानता है, खुद ही सब कुछ करता है। कहता है कि मर जाएंगे अगर खुद नहीं करेंगे तो। हर चीज़ यूट्यूब से सीख के कर रहा है। कुछ भी तुम वहाँ नहीं कर सकते। सर प्लम्बर का क्या? है सबका कॉस्ट बहुत ज़्यादा। अगर जो वहाँ न्यूज़पेपर अपने घर डलवाता है वो सबसे अमीर माना जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर डलवाने का खर्च कई डॉलर। यहाँ तो ऐसे ही फेंक के चला जा रहा 2-2 रुपये, क्योंकि यहाँ डालेगा फिर 100 किलोमीटर गाड़ी चला के वहाँ डालेगा, फिर 100 किलोमीटर चला के वहाँ डालेगा। और यहाँ तो एक गली में 10 न्यूज़पेपर डाल दो। वहाँ पहले चलाएगा 50 किलोमीटर गाड़ी, तब तुम्हारे घर डालेगा। इतनी दूर तो बना। हर चीज़ वहाँ कॉस्टली है, समझ में आ रहा है कि नहीं? लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। प्लान्स टू मेक रिसोर्सेज, जबकि अभी एक महीने पहले मेरी मैम की वाइफ आई थी, बोली मैम की वो सिस्टर आई थी, तो बोली रिलेशन से भी ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। तो अब नहीं, लेडीज की कैसे वाइफ हो सकती है? तो वो बता रही थी कि उनको 12 लाख मिलता है उनके हस्बैंड को। अगर वो संभल के ना चलें तो वो 12 लाख पूरा खर्च हो जाएगा 20 दिन में। बहुत केयरफुली कि मतलब वीक में एक ही दिन सब्जी खाएंगे, इस तरीके से रोटी नहीं बनाएंगे। इस वहाँ पर जो बनी बनाई रोटी उसको खा लेंगे। बड़ा प्लान करके चलते हैं वो लोग। 12 लाख रुपए महीने की सैलरी होने पर भी इतना प्लान करना पड़ता है। 12 लाख वहाँ पर यूएस में कैलिफोर्निया में रहती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ वहाँ चीज़ों की कॉस्ट कितनी है। 12 लाख वहाँ $12 12 लाख रुपए। अब हम लोगों को तो वो रुपए में बताएंगे, फिर अब यहाँ डॉलर कौन कैलकुलेट करता है? वैसे तो 99 है। तो इट इज सो कॉस्टली लिविंग। दांत उखाड़ने का खर्चा तो मैंने तुमको बताया था कि 3 महीने पहले वो कराया जाता है। जब तक वो दूसरा दांत करने लगा बोले इसका 3 महीने बाद होगा। तब तक एक और हो जाएगा। Plans to make resources that is usable. We should, हमें करना कैसे चाहिए? ठीक है, we should use economic methods for किसके लिए? Metallurgy and refining.
अल्टीमेटली तो तुम उसको कैसे यूज करोगे, मेटलर्जी एंड। अगला सवाल देखो, सर एक पॉइंट और है, एक और लिखा देते हैं, चलो। दैट इज एड्रेसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, ठीक है। सर वो था मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट विद प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। हाँ वो ये सही है, वही दिखाने जा रहा हूँ, एड्रेसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। ठीक है, विद इन नेशन some areas having some resources while other areas are rich in other resources, so that ye while distribution we should fulfill the requirement of all areas. Some states in India, सिर्फ रिच एंड पुअर की बात नहीं है। अब लद्दाख में क्या है, वो रिच इन कल्चर है और उसके अलावा कुछ है ही नहीं उसके पास, लेकिन जहां से जो जैसे है हमें सबका ध्यान देना। सम स्टेट इन इंडिया आर रिच इन वन रिसोर्स while other states are rich in some other resource. So distribution should be done. पहली बात तो planned होना चाहिए, should be planned well. बीच लिखा वाई लाएगा ना, बीच लिखा वाई लाएगा ना। While other states are rich in other resources, planned well by नीति आयोग के द्वारा या प्लानिंग कमीशन के द्वारा ऐसा प्लान किया जाए so that all resources are accessible to all states. Should planned well by planning commission. So that all resources are available. अब कहीं कहीं ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, नदियाँ बहुत अच्छी हैं, तो ऐसे में क्या वो वहीं अपना डैम बना ले और किसी को बिजली ही ना दे? जहाँ पे डैम ही नहीं बन सकता तो क्या वो लोग अंधेरे में रहें? So that is available to all states. Okay, now next question. Book दे रहा हूँ. Resources are for all. Yes. चलो ये लो और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तुम्हारे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी थ्री मेन फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल। ये तो तुमको मालूम है, एलुवियल सॉइल तो तुमने भी कर लिया है। डिस्क्राइब एनी थ्री मेन फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल। क्या क्या है ब्लैक सॉइल में? ब्लैक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, स्टिकी और हो जाता है पानी के साथ, मॉइस्चर होता है, पोटाश, कैल्शियम कम होता है। कैल्शियम कार्बोनेट ये सब की कमी होती है, फॉस्फोरेट में पोटैश होता है, लाइम होता है, कॉटन होता है। डिस्क्राइब एनी थ्री फीचर्स। कहाँ ब्लैक सॉइल के बारे में कुछ लिखा? कुछ नहीं लिखा है। डिस्क्राइब एनी थ्री फीचर्स। सब एलुवियल का बता रही हो। सर ब्लैक सॉइल का ही ब्लैक सॉइल, सर ब्लैक सॉइल का भी बताया है। तो थ्री फीचर्स देखो फाउंड इन इंडिया। सर फीचर्स है वो कहाँ पाया जाता है ये बताया। राइट थ्री फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल। फीचर्स पूछ रहा है ना, लोकेशन थोड़ी ना पूछ रहा है। तो पहली बात तो तुम लोगों ने ये सही बात बताई, हाई मॉइस्चर रिटेंशन पर फर्टिलिटी में बताइए सही। पहली चीज है हाई मॉइस्चर रिटेंशन। पहले हेडिंग लिखो, फिर उसी के आगे उसी को दो चार बार रेस्टेंट तो बड़ा हो जाएगा सेंटेंस। रिटेंशन, हेडिंग के भी मार्क्स मिलेंगे। एंड सॉइल फर्टिलिटी।
तो इसमें लिख देना कि इसमें बहुत सारा कुछ होता है, वाटर रिच होल्डिंग कैपेसिटी होती है। इट इज आइडियल फॉर फार्मिंग एंड कल्टीवेटिंग लाइव क्रॉप। इट कंटेन्स Mg, K, Ca एंड Fe। इसमें क्या क्या होता है? इट कंटेन्स, वो जो था पोटाश, लाइम, ये सब कम कंटेंट होता है और कम फास्फोरस, वो एलुवियल का था। कंटेंट, लेकिन इसमें कम होता है। इसमें फॉस्फोरिक एसिड कम होता है। इसमें क्या होता है? ब्लैक सॉइल इज फाइन टेक्सचर, क्ले एंड रिच इन, ये रिच है, Mg में रिच है, पोटास में रिच है, लाइम में रिच है एंड Fe में। समझ में आया? ये इन अबंडेंट क्वांटिटी, इन रिच क्वांटिटी। और क्या है? इट रिटेन्स moisture for long period and good for cotton, growing cotton। और अगली चीज देखो, दैट इज सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी चीज क्या है? इसमें वाइड क्रैक्स डेवलपमेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें हवा अंदर तक चली जाती है। इसकी सेल्फ फ्लोइंग की वजह से चिटक जाती है, सेल्फ फ्लोइंग की वजह से। तो दैट इज ड्यू टू हाई क्ले कंटेंट, सॉइल स्वेल्स एंड बिकम, ठीक है, ड्यू टू हाई क्ले कंटेंट। क्ले का मतलब फाइन सॉइल, इट स्वेल्स एंड cracks get developed। इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा? ठीक है, विच आर वाइडर एंड डीपर, विच आर वाइडर एंड डीपर एंड फैसिलिटेट्स रूट्स टू ब्रीथ। ठीक है, रूट्स ब्रीथ कर, ये किससे बनी हुई होती है? 3 फीचर लिखना, 2 लिख दिए हैं। ये जो इग्नियस रॉक्स, आग्नेय शैल चट्टानों से बनी हुई होती है, जो ज्वालामुखी के मैग्मा से जमकर बनती है। तो तीसरी चीज है, दीज आर मेड फ्रॉम वॉल्केनिक रॉक डिटीरियोरेशन, उनके क्षय की वजह से बनती है। तो तीसरा, मेड फ्रॉम वॉल्केनिक रॉक्स। वैसे भी हम लोग जानते हैं गोंडवाना लैंड है, तो ओल्ड लैंड है, उसमें वोल्केनो आया करते थे सब उसी तरीके के, तभी तो अभी तक प्लेट्यू है ये। तो फॉर्मेशन, ब्लैक सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम वेदरिंग ऑफ लावा, इट इज formed in long period of time by weathering। वेदर से अगर कोई माउंटेन खत्म होता तो उसको कहते हैं वेदरिंग, क्षय हो गया, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। और इसकी वजह से ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू में ये बनी है। ठीक है, जरा देखिए, इट कंट्रीब्यूट्स टू इट्स डार्क कलर, ह्यूमस, आयरन एंड एल्यूमिनियम कंटेंट। इट कंट्रीब्यूट्स टू इट्स डार्क कलर। अगर देखा जाए तो इसमें बेसाल्ट भी होता है प्रचुर मात्रा में, जो इसे काला बनाता है। एंड contains Fe and Al in abundance।
अब एल की जरूरत नहीं है हमको, एल जो है फार्मिंग के लिए नहीं जरूरी है, सब जरूरी है, इसलिए एल का वहाँ नाम नहीं लिखा, लेकिन यहाँ लिख दिया। तुम चाहो तो माइनिंग करो यहाँ। इन अबंडेंस। अगला सवाल देखिए। नाउ निष्का, हाउ इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? थोड़ा आंसर दो। सतत पोषणीयता आपके विकास के लिए क्यों आवश्यक है? सो मतलब वो आगे के जनरेशन्स में काम आता है इसलिए। बोलो मोनिका, बताओ। अगर हम सारे रिसोर्सेज मतलब बर्बाद कर देंगे और नहीं बचाएंगे तो आगे की जनरेशन के लिए कुछ बचेगा नहीं, और ये हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हमको बचा के रखें। क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, और इसके अलावा दैट इज ह्यूमन, टू इंश्योर दैट ह्यूमन जनरेशंस लास्ट फॉर इटर्निटी, आगे तक चलती रहे, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, डेवलपमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, है ना? डेफिनेशन। ये सब लिख देना। अब देखो, एक्सप्लेन एनी 3 causes of water scarcity. Explain Over exploitation of water. any 3 causes of water. Over exploitation of water. By not drilling water canals and rainwater harvesting हो सकता है। नहीं, वो स्कैरसिटी का बताओ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो तो तुम उसके वो बता रहे हो। Unequal access to water or exploitation. That is, water scarcity is excessive use and rapid urbanization, है ना, और rapid increase in population, commercialization of agriculture। ये सही है, 5 पॉइंट दिखा देते हैं। 3 है, 5 पॉइंट लिखो। पहला क्या है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर। दूसरा, रैपिड अर्बनाइजेशन, तेजी से शहरीकरण हो रहा है। तुमको मालूम है शहरों में पानी की समस्या ज्यादा है गाँवों से, गाँव में इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से करते हैं। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन होगी, एक पर्सन को 80 लीटर पर डे पानी चाहिए अगर एक नॉर्मल यूज करना चाहता है, तो रैपिड 80 लीटर का मतलब सिर्फ 4 बाल्टी होता है, एक दिन में तो 4 बकेट चाहिए कि नहीं? अरे so it is rapid increase in population. अगला देखो, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शलाइजेशन का मतलब क्या है? ऑफ एग्रीकल्चर मतलब बताओ, इससे कैसे पानी कम हो रहा है? कमर्शियल काम करूंगा। By commercial farming using high yielding variety seeds, it needs 5 times more water than the normal seeds. तो अगर जब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को खूब सिंचाई की जरूरत होती है, जबकि जो एक नॉर्मल देसी बीज को नहीं होती। सो इफ वी यूज मॉडर्न टेक्निक फॉर कल्टीवेशन and use high yielding variety seeds, तो क्या होगा? इसी वजह से पंजाब में पानी की कमी हो गई है। It needs 5 times more water than the conventional method. It needs, तभी तो तुमको ज्यादा फसल मिलेगी, 5 times more water than conventional method. तुमको ये बात मालूम है कि सिक्किम ने फिर से कन्वेंशनल मेथड यूज करना शुरू कर दिया और ऑर्गेनिक फार्मिंग उसे सब छोड़ दिया, और आज सिक्किम की ये वहाँ के मुख्यमंत्री की वजह से हुआ है, उनको भी पुरस्कार मिला, और उसके अलावा वहाँ की जितनी भी फसल है दुनिया हाथों हाथ, जितना वो मुंह से बोलता है उतने दाम पे खरीदती है। कहेगा मैं एक सेब 300 रुपए का बेचूंगा तो दुनिया 300 में खरीदेगी।
सिक्किम टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग। और अभी इसके सवाल इतना समझ में आ गया? तो दीज आर द 5 मेथड्स। नाउ नेक्स्ट देखिए कि why it is there is a need to conserve and manage our water resources. Why there is need to conserve and manage. हाँ वंदना, आपकी कॉपी है बताओ। And manage water के साथ 7 पॉइंट्स बताना। बोलो 7 पॉइंट्स बताओ। बताओ, तुम्हारी कॉपी तुम ही बताओगी। और कौन बताएगा? बोलो। करेक्ट, जैसा वंदना ने बताया कि ये सब कंजर्व के आगे हमें बढ़ना। वंदना जो ये कह रही है कि हमें वाटर रिसोर्सेस क्यों मैनेज करना चाहिए। करेक्ट, आप भी ये अपने आप ही बता रहे हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है। पी लोड मैनेज हो जाएगा। Yes. इरिगेशन के लिए अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डैम्स में भी होते हैं, नॉर्मल यूज में भी होते हैं इस्तेमाल, डोमेस्टिक यूज, लाइवलीहुड चलाने के लिए। ठीक है, फॉर फ्यूचर जनरेशन। पहली चीज है टू प्रोटेक्ट, हमें प्रोटेक्ट करना है आवरसेल्फ फ्रॉम हेल्थ हैजार्ड। देखो, अगर तुम्हें हेल्थ हैजार्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो हाइजीन रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि रेस्प्यूटिन की तरह जिंदगी भर नहीं नहाए। वो रशियन जार का जो सलाहकार था, उसका सर काट दिया गया वहाँ पर अक्टूबर। तो ये नहीं, अगर सिर्फ अगर हेल्थ हैजार्ड रखनी है तो नहाना तो पड़ेगा। टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल इकोसिस्टम इंटैक्ट। जो नेचुरल इकोसिस्टम इंटैक्ट, हमें अपनी नदियों के पानी को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा। नहीं तो सारा क्या होगा, वाटर रिसोर्सेस को मैनेज ना करो, बोलो नदियां सुखा देंगे तो इकोसिस्टम मर जाएगा, वहाँ मछलियाँ। तो वाटर रिसोर्सेस की बात की गई है, वाटर की बात नहीं की गई। आपको इंटैक्ट करना है जो एक्वेटिक हैबिटेट है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो गंदा नहीं करना है उस पानी को, कंजर्व भी करना है, मैनेज भी करना है। दैट इज टू इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इसलिए भी हमको पानी को कंजर्व करना है। टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, पानी ही नहीं होगा, गंदे पानी से अगर फसलें उगाई जाएंगी, तुमको मालूम है नाली के पानी से दिल्ली में फसलें उग रही हैं, यमुना के नालों में। हाँ, और वो ऐसी फसल होती है कि मतलब बहुत जल्दी बीमार कर देती है। तो गंदे पानी में फसल नहीं उगानी है ना, साफ पानी में उगनी चाहिए। टू सेव अवर फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम वाटर क्राइसिस, टू सेव our future generation from water crisis। पानी के बिना आदमी 2 दिन जिंदा नहीं रह सकता, खाने के बिना 15 दिन जिंदा रह सकता है, ऐसा होता है। यस सर। 2, दुनिया में अगर पहली वर्ल्ड वॉर आगे कभी होगी तो वो वाटर के लिए होगी, ना कि फूड के लिए। किसके लिए? अभी डॉलर को बचाने के लिए हो रही है, क्योंकि डॉलर गिर रहा है तो सब लोग जब उसके हथियार खरीदेंगे, इट इज ओनली फॉर सेलिंग वेपन्स बाय अमेरिकन्स एंड सेविंग डॉलर, कि सब लोग अमेरिका में निवेश करें, क्योंकि अमेरिका तक किसी की मिसाइल पहुंचती नहीं है, वो अलग कंटिनेंट है, फायदा उठा लेता है। उतनी लंबी रेंज की कोई बना ही नहीं पाया कि यहाँ से दागे अमेरिका चली जाए। वो युद्ध दूसरे की जमीन पे लड़ रहा है, नुकसान दूसरों को हो रहा है, और हथियार उसके बिक रहे हैं। तो ये ईरान ये बहानेबाजी है, सिर्फ डॉलर का हो रहा है और हथियार खूब बिक रहे हैं उसके। उसको तो मजा आ गई, उसने पेट्रोल के दाम 1.5 गुना बढ़ा दिए।
वेनेजुएला को मादुरो को पहले अपने कब्जे में किया, अब सारा तेल उसका हो गया, सारे यूरोप को 1.5 गुना रेट पे तेल बेच रहा है, डॉलर फिर सर अगर दूसरे कंट्री की मिसाइल उधर नहीं जाती है तो उसकी भी तो कहीं और नहीं जाती। तो वो दूसरी जगह बेस बना के बैठा है, 90 देशों में अपने बेस बना के बैठा है। कितना फायदा है, एक भी घर में कभी उसके बम गिरा ही नहीं जब से विश्व सभ्यता शुरू हुई। ना फर्स्ट वर्ल्ड वार ना सेकंड वर्ल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन सबसे पीछे चला गया, जितना इसने कमाया था 45 ट्रिलियन डॉलर इंडिया से सब नष्ट कर दिया। समझ आ रहे कि नहीं? अभी भी कहाँ कोई बम गिर रहा है अमेरिका में? गिरेगा सर। अब जब कोई बनाएगा तो गिरेगा, अभी तक रशिया का मिसाइल है ना गिराने के लिए। ऐसा ही है। तो अभी आगे देखिए 6 पॉइंट, टू मीट द डिमांड्स ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। टू मीट द डिमांड ऑफ urbanization, that is इंडस्ट्रियलाइजेशन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, बिकॉज इंडस्ट्री नीड्स वाटर, किसके लिए? फॉर प्रोडक्शन। कुछ भी होगा धुलाई उलाई तो होगी कि नहीं? तो एज इंडस्ट्री नीड्स वाटर, इसके लिए वाटर चाहिए फॉर प्रोडक्शन। कल की क्लास है आपकी, ठीक है? व्हाट इज मल्टीपर्पज ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट? नदी घाटी परियोजनाओं का क्या बहुउद्देश्य है? दैट इज स्टेट एनी 3 पर्पज विच आर फुलफिल्ड बाय रिवर वैली। रिवर है तो रिवर वैली, कहीं पर भी तो किसी भी वैली में रिवर फ्लो कर रही है तो वहां पर तुम कुछ का मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, डैम बना सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती है? रिवर वैली प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। और दूसरी चीज, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? व्हाई डू मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स एक्सेल ओवर ट्रेडिशनल इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स? हाउ इट एक्सेल्स, ये बेहतर क्यों है ओवर ट्रेडिशनल? वरना बताना नहीं तो ट्रेडिशनल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ये सब निष्ठा बताएंगी। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो तुम्हारी प्रचलित पुरानी सिंचाई की योजनाएं हैं या तरीके हैं, उनसे नदी घाटी का प्रोजेक्ट कैसे उत्तम है? करेक्ट। इसका ये बताने का तरीका काफी अच्छा है। Now, multi-purpose river valley projects is a large-scale river projects that fulfill several purpose simultaneously. किस तरीके से ये करता है? देखो, पहली चीज, पहली बात ये होता क्या है? At the river valleys, there are many dams are made at the gorge, that is mouth of gorge, जो खुला हुआ होता है ना दो पहाड़ों के बीच, उसी में सिर्फ एक वो लगा दो जॉर्ज, जहाँ दो पहाड़ के बीच की जो वैली है जहाँ से नदी निकलती है उसको जॉर्ज कहते हैं। जॉर्ज किसे कहते हैं? अगर बीच में नदी ना निकले तो जॉर्ज नहीं है, सही है? और इसी पे यहाँ पर दीवार खड़ी कर दो तो दीवार खड़ी कर दोगे तो यहाँ पानी नहीं भर जाएगा। इस चीज को कहते हैं नदी की, मतलब नदी घाटी, वैली। वैली समझते हो ना, माउंटेन की वैली। जैसे कश्मीर एक वैली है, पहाड़ों के बीच में एक वैली है, तो ऐसे में वहाँ डल लेक है, वो तो नेचुरल डैम समझ लो। डल लेक है कि नहीं? मदरसा कोई काम नहीं करो ना, कोई बात नहीं। दैट इज मल्टी पर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट मीन्स मेकिंग डैम
कहाँ पर डैम? एट द रिवर वैली। मेकिंग, ये कई कामों में आते हैं। डैम्स एट रिवर वैली, अगर वहाँ पानी इकट्ठा हो गया तो लोग क्या कर सकते हैं? माउंटेन का तो आनंद लेंगे, वहाँ पानी भरी जो झील है उसका भी आनंद नहीं मिल जाएगा। आनंद का मतलब है ठीक है। अभी देखो, पहली चीज जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पहली बात क्या है? पन विद्युत परियोजना के लिए पानी से बनने वाली। इसके अलावा इट प्रिवेंट्स फ्लड। पानी अगर वहां रोक लिया जाए, वो तो अपने ऊपर है कि स्लूस गेट कब खोलना है, कब बंद करना है, ये सब तो अपने ऊपर है। तो तीसरी चीज, प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन। रिक्रिएशन भी सर लिख सकते हैं। क्या? रिक्रिएशन, इरिगेशन, प्रमोट टूरिज्म, प्रमोट्स टूरिज्म फॉर फिशिंग। इसके लिए फिशिंग, फिश ब्रीडिंग, फिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड नेविगेशन, क्या सामान को एक जगह से दूसरी जगह जल के रास्ते पहुंचाया जा सकता है? Yes, sir. और ये बहुत सस्ता पड़ता है, ठीक है। और हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यही पानी कभी जरूरत पड़े तो काम भी आ जाएगा, क्यों हम सागर में बह जाने दें? दैट इज हेल्प्स इन अल्टीमेटली तो इट ड्रेन्स टू सी। तो बचा लो जितनी जगह देश में गिरने से तो अच्छा ही है। हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जितने डैम्स होंगे पानी उतना तुम्हारे पास है, ठीक है। इट हैज, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल हो गया। इट इज ऑल्सो यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, ऑल्सो यूज्ड, किसके लिए? फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज। समझ में आ गई? कल हम लोग इसी के आगे फिर ये ले आना, सिविक्स कर लेंगे। सिविक्स कर लेंगे। सिविक्स जो